मेरा नाम अल्पना है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे सारे भाई बहनों की शादी हो चुकी थी। मेरी उम्र 25 साल से ऊपर होने वाली थी, लेकिन अभी तक मेरा रिश्ता तय नहीं हुआ था। इस वजह से मेरे माता पिता बहुत परेशान थे। वे मेरी शादी के लिए चिंतित रहते थे। फिर एक दिन भगवान की कृपा से मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया। ये लोग न तो बहुत अमीर थे और न ही बहुत गरीब। लड़के का परिवार भी छोटा था। मेरे माता पिता ने कहा, चलो ठीक है, रिश्ता खुद आया है और हमें मंजूर है। पहले ऐसा होता था कि अगर लड़के वाले मुझे पसंद कर लेते थे तो मेरे माता पिता को लड़के या उसके परिवार में कोई ना कोई कमी नजर आ जाती थी। इस वजह से रिश्ता नहीं हो पाता था। और अगर मेरे माता पिता लड़के को पसंद कर लेते थे तो लड़के के परिवार को मैं पसंद नहीं आती थी। इस तरह बार बार दिक्कतें आती रहीं और मेरा रिश्ता तय होने में बहुत समय लग गया। अब मेरे घर वालों ने सोच लिया था कि जो भी अगला रिश्ता आएगा उसे हम ज्यादा सोच विचार किए बिना मान लेंगे और अपनी बेटी की शादी कर देंगे, क्योंकि अब मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी। अगर और देर हो जाती तो शायद मेरे लिए रिश्ते आना बंद हो जाते। फिर मुझे सारी जिंदगी अपने मायके में ही रहना पड़ता। यह लड़का देखने में अच्छा था। मुझे देखने के लिए मेरी सास आई थी। उन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। मैंने सुना था कि मेरे ससुराल में ज्यादा लोग नहीं हैं, बस एक सास है और मेरे पति के अलावा मेरा एक देवर है। मुझे अपना देवर बहुत अजीब लगता था। वह बहुत अजीब अजीब हरकतें करता था। एक हाथ हवा में हिलाकर बात करता था और दूसरा हाथ उसकी कमर पर टिका रहता था। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे देवर और सास एक दो बार हमारे घर खाने के लिए आए थे। मेरे देवर का नाम आदित्य था। मुझे लगता था कि मेरे देवर में थोड़ी सी लचक है। वह कुछ हरकतें लड़कियों की तरह करता था, लेकिन फिर भी वह ठीक था और देखने में मेरे पति से भी अच्छा लगता था। मैंने सुना था कि मेरे देवर का भी रिश्ता तय हो गया है। अगर उसके अंदर कोई कमी होती तो शायद उसका रिश्ता नहीं लगता। मेरी सास चाहती तो अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ कर सकती थीं, लेकिन उनका कहना था, मेरे ज्यादा बच्चे नहीं हैं, इसलिए मैं अपने दोनों बेटों की शादी अलग अलग करूंगी। मोहल्ले के लोग मेरे देवर के बारे में तरह तरह की बातें करते थे। वे उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन मुझे इससे क्या मतलब। मुझे तो अपने पति के साथ जिंदगी बितानी थी। मेरा देवर मुझे परेशान नहीं करता था तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। लोग उसके बारे में जो चाहे कहें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन सब बातों को सोचते हुए मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। फिर आखिरकार मेरी शादी का दिन भी आ गया। शादी में मेरी सास मौजूद थी, लेकिन मुझे अपना देवर कहीं नजर नहीं आया। यह बात मुझे बहुत अजीब लगी। मेरी मम्मी बार बार मेरी सास से पूछ रही थीं, आपका छोटा बेटा कहाँ है? वह शादी में क्यों नहीं आया? मेरी सास ने कहा, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए वह शादी में नहीं आ सका। अब इंसान की बीमारी के लिए शादी तो रद्द नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने यह बात किसी को नहीं बताई। लेकिन मेरी सास चाहती तो शादी टाल भी सकती थीं। उनके परिवार में ज्यादा लोग नहीं थे। जब देवर की तबीयत ठीक हो जाती तब शादी कर लेते। वैसे भी 2-3 दिन आगे पीछे होने से क्या फर्क पड़ता। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। यहाँ मैंने देखा कि मेरी सास बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मुझसे कहा, बहू, ये तुम्हारा घर है, अब तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी संभालनी है। जैसे चाहो वैसे इसे चलाओ, जो मन करे वैसा खाना बनाओ। मुझे कोई परेशानी नहीं। वैसे भी मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में अब ज्यादा ताकत नहीं बची। मैंने इस घर को अपने तरीके से बहुत संभाला। अब बाकी की जिम्मेदारी तुम देखो। इसे कभी मेरा घर समझकर काम मत करना, हमेशा अपना घर समझना। जो चाहो वैसा करो, जैसा फैसला लेना चाहो वैसा लो। मैं तो अपने बच्चों को देखकर खुश रहती हूँ, तुम भी मेरी बेटी ही हो। यह समझ लो कि तुम्हारी बीमार सास तुम्हारी माँ की तरह है। मैं तुम्हें किसी काम के लिए कभी नहीं रोकूंगी। अपने हिसाब से सारे काम संभालो। जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी सास सचमुच बहुत अच्छी थीं। जब वे बात करती थीं तो ऐसा लगता था कि बहुत प्यार से बोल रही हैं। एक दिन मैंने देखा कि मेरे देवर की जेब बहुत मोटी थी। वह हंसते हंसते अपनी माँ के कमरे में चला गया। मेरी सास भी अपने कमरे में थी। मुझे लगा कि शायद मेरा देवर अपनी माँ के लिए कोई तोहफा लाया है। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। माता पिता को भी तोहफा देने का हक होता है। मेरी शादी को 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन मेरे पति ने मुझे अभी तक कोई तोहफा नहीं दिया था। शाम को जब मेरे पति घर आए तो मैंने उनसे कहा, क्या आपको अपनी पत्नी को तोहफा देने का मन नहीं करता? शादी के बाद से आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, न ही मुझे कहीं घुमाने ले गए। आदित्य को देखो,
आज वह अपनी माँ के लिए चुपके से तोहफा लाया था। और आप हैं, मुझे लगता है कि आप अपनी माँ को भी कुछ नहीं देते होंगे। अगर माँ को देते तो मुझे भी जरूर देते। मेरे पति ने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, कुछ भी जो आपको पसंद हो। आप जो भी लाओगे मैं उसे खुशी से ले लूंगी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की खरीदारी करवा दूंगा, लेकिन जो आदित्य माँ के लिए लाया है वह कोई तोहफा नहीं है। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? उन्होंने कहा, मैं सब कुछ जानता हूं। फिर मुस्कुराकर कमरे से बाहर चले गए। मेरे पति ने मुझे पूरी बात नहीं बताई। मैं हैरान रह गई। इसके अलावा मैंने एक और बात देखी थी। मेरे देवर का मुंह हमेशा चलता रहता था। वह कोई काम नहीं करता था। उसकी उम्र भी कम थी और उसका रिश्ता भी तय हो चुका था। वह हर वक्त कुछ न कुछ चबाता रहता था। मुझे लगा कि शायद वह च्युइंगम खाता है, लेकिन वह च्युइंगम नहीं था। कुछ और था जो वह हर समय खाता रहता था। कभी कभी उसके मुंह से पानी भी निकलता था। कभी कभी वह बैठे बैठे अचानक अजीब चेहरे बनाता था, जैसे जो चीज वह खा रहा है वह बहुत कड़वी हो या उसका स्वाद बहुत खराब हो। हर बार वह अपनी जेब से ही निकालकर खाता था। मैंने कई बार अपने पति से अपने देवर के बारे में बात करने की कोशिश की। मैंने कहा, आदित्य जवान है, उसकी शादी होने वाली है, फिर वह घर में ऐसे खाली क्यों रहता है? आप उसे अपने साथ काम पर क्यों नहीं ले जाते? मेरे पति ने कहा, तुम्हें इसकी चिंता क्यों है? जब उसका मन करेगा वह काम कर लेगा। वैसे भी अभी उसके बड़े भाई का हाथ उसके सिर पर है, उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। उनकी यह बात सुनकर मैं हर बार चुप हो जाती थी। भला कौन अपने जवान भाई को ऐसे घर में खाली बैठने देता है? मेरा देवर मुझसे भी ज्यादा बात नहीं करता था। वह अपने आप में ही व्यस्त रहता था। जो चीज वह खाता था मुझे समझ आ गया था कि वह च्युइंगम नहीं है। कोई इतना च्युइंगम नहीं खाता। फिर वह हर बार अजीब चेहरे क्यों बनाता था? हर रात मुझे अपनी सास के कमरे से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थीं। वे अपने बेटे को डांटती थीं। न जाने मेरे देवर से क्या गलती हो जाती थी। मुझे तो वह बहुत सीधा लगता था। वह ज्यादा किसी से बात नहीं करता था और अपने काम से काम रखता था। मेरी शादी को 20-22 दिन हो गए थे। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी सास अपने बेटे को हर रात क्यों डांटती थी। जब रात को सास की डांट की आवाज आती तो मेरे पति चुपचाप उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर लेते थे। मैं कहती, आप जाकर देखो तो सही कि माँ उसे क्यों डांट रही हैं। वे कहते, उसने कोई गलती की होगी इसलिए डांट पड़ रही है। वैसे भी माँ का हक होता है अपने बच्चों को डांटना। मैं इस मामले में क्या पूछूं? चलो तुम चुपचाप सो जाओ। यह कहकर वे हर बार बात खत्म कर देते थे। वैसे मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छे थे। वे मुझसे प्यार से बात करते थे। इस घर में सबका व्यवहार मेरे साथ अच्छा था। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा, आप रात को आदित्य को क्यों डांटती हैं? मुझे बहुत तेज आवाज आती है, लेकिन समझ नहीं आता कि आप उसे किस वजह से डांटती हैं। क्या शादी से पहले आप मेरे पति को भी ऐसे ही डांटती थीं? मेरी सास ने कहा, अरे नहीं, तुम्हारा पति तो बहुत समझदार है। हाँ, जब वह छोटा था और मुझे तंग करता था तो मैं उसे डांट देती थी, लेकिन उसने मुझे ज्यादा परेशान नहीं किया। मेरा बड़ा बेटा बहुत अच्छा और समझदार है। मैंने उसकी परवरिश बहुत अच्छे से की है। मैंने कहा, लेकिन छोटे बेटे की परवरिश भी तो आपने ही की है। सास ने कहा, हाँ, लेकिन छोटा बेटा बहुत तंग करता है, इसलिए मैं उसे डांट देती हूं। मैंने अपनी सास से पूछा, क्या करूं? आप उसे रोज डांटती हैं? उन्होंने कहा, मैं मां हूं ना, मुझे अपने बच्चे को डांटने की आदत है। हर मां अपने बच्चों को डांटती है। लेकिन इस घर में एक बहुत अजीब बात हो रही थी। मेरा देवर हर वक्त अपनी जेब से कुछ निकालकर खाता रहता था। कभी कभी वह बहुत हंसता था तो कभी बहुत गुस्सा हो जाता था। उसका गुस्सा हमेशा अपनी मां पर ही निकलता था। लेकिन किस बात पर गुस्सा करता था यह मुझे समझ नहीं आता था। कई बार मैंने देखा कि मेरे पति भी उसे डांटते थे, पर जैसे ही मैं उनके पास जाती वे चुप हो जाते। मैं अपने पति से पूछती, यह सब क्या हो रहा है? लेकिन वे बात को टाल देते और कुछ नहीं बताते। एक दिन मैंने अपनी सास से बातों बातों में पूछ लिया, आदित्य अपने मुंह में क्या चबाता रहता है? वे मुस्कुराईं और बोलीं, धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। जब वक्त आएगा तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा।
मुझे शक हो गया था कि मेरा देवर क्या खाता है। मैंने सास से कहा, कहीं यह तंबाकू तो नहीं खाता? इस पर वे हंसने लगीं और बोलीं, पागल हो क्या? क्या यह सारा दिन तंबाकू चबाता रहेगा? अगर ऐसा होता तो अब तक भगवान को प्यारा हो गया होता। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा कि जिस तरह मेरे देवर की हरकतें हैं, शायद इसी वजह से सास उसे हर रात डांटती होंगी। वह सारा दिन घर में रहता है, कुछ काम नहीं करता। शायद इसीलिए मेरे मन में शक पैदा होता रहता था। सास चाहती होंगी कि वह बाहर जाकर काम करे, पैसे कमाए। मैंने फिर पूछा, अगर तंबाकू नहीं चबाता तो आप उसे हर रात क्यों डांटती हैं? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे उसकी डांट लगाने की आदत हो गई है। वह मेरा छोटा और लाडला बेटा है। मैं उसे बहुत संभाल कर रखना चाहती हूँ। उसे समझाती हूँ कि हर काम को सही तरीके से करना चाहिए। बहू, तुम अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो, अपने पति का ख्याल रखो। कहीं हम माँ बेटे की लड़ाई में तुम अपने पति से झगड़ा मत कर बैठना। एक दिन मैंने सोचा कि आज सारे घर के कपड़े धो लूं। मेरा कपड़े धोने का दिन था। सास ने कहा, का मैं बना लूं, कड़ा बना लूंगी, तो कपड़े धो लो। मैंने सबके कपड़े इकट्ठे करने शुरू किए। पहले अपने और पति के गंदे कपड़े कमरे से लाई, फिर सास के कपड़े उठाए। उनकी अच्छी आदत थी कि वे कपड़े मशीन के पास रख देती थीं। इसके बाद मैं देवर के कमरे में गई और उसके कपड़े निकाले। तभी मेरा हाथ उसकी एक पैंट की जेब से टकराया। जेब बहुत भारी लग रही थी। कपड़े धोने से पहले जेब चेक करना जरूरी होता है, ताकि कोई कागज या पैसे न रह जाएं। मैंने उसकी जेब में हाथ डाला। तभी सास जल्दी से उठी। उनके हाथ से बर्तन गिर गया। उन्होंने फटाफट आकर मेरे हाथ से पैंट खींच ली। मैंने कहा, आदित्य की जेब में कुछ है। मैं कपड़े धोने जा रही हूं, इसलिए जेब खाली कर रही थी। मैं चौंक गई थी, क्योंकि सास की हरकत अजीब थी। उन्होंने कहा, आदित्य के कपड़े मैं खुद धो लूंगी। फिर वे उसके कुछ कपड़े उठाकर ले गईं। मुझे उनकी यह हरकत समझ नहीं आई। अगर जेब में कुछ था तो मुझे निकालने देती, मैं कपड़े धो देती। लेकिन उन्होंने कपड़े ही मेरे पास से ले लिए। इसके बाद उन्होंने वे कपड़े मेरे सामने नहीं धोए। आधी रात को पानी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बाहर देखा तो सास आंगन में थीं। वे देवर के कपड़े धो रही थीं। फिर कपड़े रस्सी पर टांग कर सोने चली गईं। इसका मतलब था कि उन्होंने ये कपड़े सबसे छुपाकर अंधेरे में धोए। लेकिन इन कपड़ों में ऐसा क्या था? यह मेरी समझ से बाहर था। अब मुझे जानने की उत्सुकता होने लगी कि मेरे देवर की जेब में क्या है। कोई ऐसी चीज जरूर थी जो वह सारा दिन खाता था। उसकी जेब हमेशा फूली हुई रहती थी। इसके बाद भी सास हर रात उसे डांटती थीं। मेरे पति को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वे भी अपने भाई को डांटते थे। एक दिन मैंने देखा कि मेरे पति ने आदित्य पर हाथ उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने जैसे ही यह देखा, उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे पति ने मुझे डांटा और कहा, तुम हमेशा जासूसी करती हो, कमरे में जाओ, तुम्हें इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं। उनकी इस हरकत से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं कमरे में चली गई। यह माँ बेटा आदित्य के पीछे क्यों पड़े थे? उसी रात हम सो रहे थे। कमरे का दरवाजा बंद था। आधी रात को किसी ने दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। मेरे पति की शक्ल अजीब हो गई। हम गहरी नींद में थे। वे उठे और बोले, अब ये क्या मुसीबत आ गई? दरवाजा खोला तो सास ने उनका हाथ पकड़ा और एक तरफ ले गईं। वे उनके कान में कुछ फुसफुसाने लगीं। मैं भी बाहर गई। मैंने पूछा, सब ठीक है? क्या बात है? पति बोले, हाँ सब ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आता हूं। मैं कमरे में चली गई। वे घर से बाहर गए। लगभग 2 घंटे तक मैं जागती रही। नींद नहीं आई। जब वे लौटे तो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप कहाँ गए थे? पहले उन्होंने गुस्से से देखा, फिर बोले, मेरी साफ शर्ट निकाल दो, मुझे कहीं जाना है। रात के 4 बज रहे थे। मैंने कहा, इतनी रात को कहाँ जाना है? उन्होंने कहा, आदित्य नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं हैरान रह गई। अगर वह कहीं गया तो बच्चा थोड़े है कि उसे ढूंढने आधी रात को निकलना पड़े। शायद किसी दोस्त के घर गया हो। लेकिन पति बोले, नहीं, तुम नहीं समझोगी, यह बहुत परेशानी की बात है। मैंने शर्ट निकाल दी। वे बाहर गए और सुबह आदित्य को लेकर लौटे। देवर के चेहरे से लग रहा था कि उसे बहुत डांटा गया है, शायद पिटाई भी हुई हो। वह अपने कमरे में चला गया। मेरे पति आए तो मैंने फिर पूछा, क्या हुआ, आदित्य कहाँ गया था? वे बोले,
मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मुझसे सवाल मत करो, मुझे सोने दो, सुबह काम पर जाना है। वे सो गए। सुबह 9 बजे उठे। मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ते के दौरान भी मैंने पूछा, क्या बात है? उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, इस बात को छोड़ दो, समझो कि कोई मुसीबत आने वाली थी जो टल गई, तुम परेशान मत हो। उसी सुबह सास की मोहल्ले की एक औरत से लड़ाई हुई। वह अपने घर का कूड़ा हमारे घर की तरफ डाल देती थी। लड़ाई बढ़ गई। उस औरत ने अजीब बात कही, तुम्हारे घर में है ही कौन? सब नामर्द हैं। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई। फिर सोचा, गुस्से में बोल रही होगी। वह औरत बहुत बदतमीज थी। काफी दिनों से मैं देख रही थी कि मेरी कुछ निजी चीजें गायब हो रही थीं। सिर्फ वही चीजें जो औरतें इस्तेमाल करती हैं। इस घर में मेरे अलावा सास ही थीं। लेकिन उनकी उम्र में वे ऐसी चीजें क्यों इस्तेमाल करेंगी? शादी के बाद मुझे बहुत सामान मिला था, पर मैं लापरवाह थी। मेकअप, नकली गहने, एक नई साड़ी तक गायब हो गई। मैंने सास को नहीं बताया, वरना वे मुझे लापरवाह समझती। मैं परेशान थी कि मेरे कमरे से सामान कहाँ जा रहा था। मेरी कोई ननद या देवरानी नहीं थी। सास विधवा थीं, वे ऐसा क्यों करेंगी? फिर ख्याल आया कि कहीं सास मेरा सामान किसी को दे तो नहीं रही थीं। एक और अजीब बात थी, कभी कभी गायब हुई चीजें वापस मिलतीं, पर इस्तेमाल की हुई, और उनकी जगह कुछ और चीजें आ जातीं। मुझे इस घर में कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब बहुत अजीब थे। अगले दिन पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मैं बहुत खुश हुई। सास और पति भी खुश थे। उनका ध्यान मेरी प्रेगनेंसी पर चला गया। देवर की बातें सब भूल गए। सास बोली, घर में बच्चा आएगा तो रौनक हो जाएगी। मैंने कहा, अगर बेटी हुई तो? सास बोली, बेटी हुई तो मैं और खुश होंगी। बेटा हो या बेटी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस बीच में कोई चीज नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और माता पिता की भी। उनकी यह बात सुनकर मुझे हैरानी हुई। ऐसा मौका नहीं था कि वे इस तरह की बात करें। वे कह सकती थीं, भगवान तुम्हें अच्छी संतान दे, लेकिन उन्होंने कहा, बस किन्नर पैदा न हो जाए। यह आशीर्वाद मुझे अजीब लगा। मेरी सास ऐसी बातें क्यों कर रही थीं? कोई ऐसा नहीं बोलता। यह सब मेरी समझ से बाहर था। वे वहां से चली गईं। वैसे वे बहुत खुश लग रही थीं। उनकी आधी बात तो अच्छी थी कि बेटा हो या बेटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यह बात अपने पति से कही। उन्होंने कहा, जब इंसान की उम्र बढ़ जाती है तो उसे पता नहीं चलता कि वह क्या बोल रहा है। तुम्हें पता है कि माँ की उम्र भी काफी हो चुकी है। तुम खुश रहो और अपना ख्याल रखो। अब से तुम्हें हमेशा खुश रहना है। किसी बात की टेंशन मत लेना। मुझे भी फर्क नहीं पड़ता कि बेटा हो या बेटी। जो भी बच्चा होगा वह सेहतमंद और भाग्यशाली हो। मेरी सास की बहन हमारे घर आई और हमें अपने यहाँ शादी का न्योता दिया। वैसे तो यहाँ मेहमान नहीं आते थे, लेकिन पहली बार किसी ने हमें बुलाया था। सास ने बताया, मेरी बहन बहुत अमीर परिवार से है। तुम अच्छे से तैयार होना और अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनकर जाना। मेरी बहन से मेरी बिल्कुल नहीं बनती। वह बच्चों की खुशी के लिए यहाँ आई थी। उसे मुझसे हमेशा शिकायत रहती है। वह कमी निकालने की कोशिश करती है, इसलिए तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार होना है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी साड़ी पहनूं। मैंने 2 अच्छी साड़ियां निकाली, लेकिन कंफ्यूज थी कि कौन सी पहनूं। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर खटखट हुई। मुझे लगा मेरे पति आए हैं। मैंने कहा, इन दोनों में से बताओ कौन सी साड़ी पहनूं। बोलते हुए पीछे मुड़ी, लेकिन वहां पति नहीं, मेरा देवर था। मैंने कहा, सॉरी आदित्य, मुझे लगा तुम्हारे भैया आए हैं। उसने कहा, कोई बात नहीं। क्या हुआ भाभी, कपड़े चुन नहीं पा रही हो? फिर बोला, दोनों साड़ियां बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये लाल वाली ज्यादा प्यारी है। तुम पर बहुत जचेगी। इसके साथ लाल चूड़ियां पहनना, पर लाल लिपस्टिक मत लगाना। हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाओगी तो ज्यादा सुंदर लगोगी। और कढ़ाई वाली सोने की बालियां पहन लेना। मैं हैरान थी। मेरे देवर ने 5 मिनट में मेरी मुश्किल हल कर दी। उसकी चुनी हुई चीजें सचमुच बहुत अच्छी लग रही थीं। मैंने कहा, तुम्हें इन सब की इतनी समझ कैसे है? तुम्हारी शादी भी तो नहीं हुई। वह बोला, भाभी, मुझे बहुत समझ है। तभी सास वहां आ गईं और बोली, यह बस ऐसी ही बातें और आइडिया देता रहता है,
इसकी बातों पर ध्यान मत दो। उन्होंने देवर को आंखें दिखाईं, जैसे इशारे से कहा हो, यहां क्या कर रहे हो? देवर बोला, माँ, क्या हो गया? मैंने भाभी को सलाह दी तो क्या गलत किया? सास शर्मिंदा हुई और उसे हाथ पकड़कर ले गई। मैं सोच में पड़ गई। आजकल की लड़कियों में भी इतनी समझ नहीं होती जितनी मेरे देवर में थी। कपड़ों के साथ क्या पहनना है, कैसे पहनना है, उसे सब पता था। सास और देवर उस शादी में नहीं गए, हम पति पत्नी गए। मैं सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। सबने मेरी तारीफ की। लोग बोले, तुमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, लिपस्टिक का रंग भी बहुत अच्छा है। मैंने खुश होकर यह बात पति को बताई। उन्होंने कहा, आदित्य की बात मत सुनो, वह ऐसे ही आइडिया देता रहता है। मैंने एक और बात देखी। मेरे पति अपने भाई से कभी प्यार से बात नहीं करते थे, हमेशा गुस्से से घूरते या बात ही नहीं करते। मैंने उन्हें कभी साथ बात करते नहीं देखा। पति अपने भाई से ऐसे पेश आते थे जैसे बहुत गुस्सा हो और उसे डांट से कुछ समझाना चाहते हों जो वह समझ नहीं रहा हो। सास भी अपने बेटे को हमेशा डांटती थीं। मुझे लगता था कि आदित्य इस घर का हिस्सा ही नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं थी। पति और सास उसका सम्मान नहीं करते थे, जबकि वह किसी से बदतमीजी तक नहीं करता था। एक दिन पति को अपने भाई से कोई काम पड़ा, वह भी गुस्से से बोले। ज्यादातर सास ही अपने छोटे बेटे के काम करती थीं। मुझे कुछ गड़बड़ लगती थी। जरूर कुछ ऐसा था जो मुझसे छुपाया जा रहा था। शायद वे मेरे देवर पर अत्याचार करते थे। मैंने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सास का सगा बेटा न हो। मेरा पति उनका सगा बेटा हो, इसलिए वे उससे ज्यादा प्यार करती हैं और छोटे को डांटती हैं। पति और सास की देवर से बिल्कुल नहीं बनती थी। इसका कारण मुझे आज तक समझ नहीं आया। एक दिन मैं घर पर अकेली थी। सास मोहल्ले में किसी के यहां गई थी। घर की सफाई के बाद बहुत कूड़ा इकट्ठा हुआ। मैं उसे फेंकने बाहर गई। वहां गली में बड़ा डस्टबिन था जिसमें सब कूड़ा डालते थे। कूड़ा डालते वक्त मैं हैरान रह गई। डस्टबिन में मेरे देवर की 2-3 जीन्स पड़ी थीं जो मैंने उसे पहने देखा था। मैंने उन्हें उठाया, वे बहुत भारी थीं। मैं जीन्स अपने कमरे में ले गई। आज मुझे देखना था कि इनमें क्या है। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। पति के आने का वक्त हो रहा था। सास भी आ सकती थी। मैं कह देती कि कपड़े बदल रही हूं। मैंने जल्दी से जेब खोली। जो देखा उससे मैं हैरान रह गई। जेब में एक नहीं, कई चीजें थीं। एक चीज इमली थी। मेरा देवर इमली खाता था। इमली तो लड़कियां शौक से खाती हैं। दूसरी चीज मेरी लिपस्टिक थी, जो मुझे कई दिनों से नहीं मिल रही थी। मेरे कान के झुमके भी थे, जिन्हें मैं ढूंढ रही थी। मेरे देवर की जेब में मेरी चीजें क्या कर रही थीं? ये श्रृंगार की चीजें थीं। मैंने सोचा, वह थोड़ा लचक कमर वाला है, सब जानते थे। वह इमली खाता था और लड़कियों की चीजों की उसे बहुत समझ थी। ये बातें किसी और इशारा कर रही थीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? शाम को मैंने यह बात सास को बताई। उनकी जीन्स और जेब से निकली चीजें दिखाईं। सास बोली, चलो आज मैं तुम्हें सब बता देती हूँ। तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, यह तुम्हें कभी न कभी पता चलना ही था। अच्छा हुआ जल्दी पता चल गया। वे बोली, पता नहीं तुम क्या सोचती होगी। मैंने कहा, मैं बहुत हैरान हूं, आप लोग मुझसे बातें क्यों छुपाते हैं? इस घर में जो हो रहा है मुझे भी पता होना चाहिए। आपने पहले दिन कहा था कि यह मेरा घर है। सास ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, एक बात बताती हूं, परेशान मत होना। फिर उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मैं चौंक गई। वे बोली, तुम्हारा देवर मर्द नहीं, नामर्द है। मैंने कहा, लेकिन आपने तो उसका रिश्ता तय किया है। सास बोली, वह रिश्ता मैंने उसे डराने के लिए तय किया था, ताकि उसे लगे कि वह मर्द है। रिश्तेदारों में बात फैलाई कि छोटे बेटे का रिश्ता तय हो गया, ताकि लोग उसे नामर्द न समझें। मेरा बड़ा बेटा ठीक है। जब छोटे को जन्म दिया और पता चला कि वह नामर्द है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। पता नहीं मैंने क्या गलती की कि भगवान ने मुझे यह सजा दी। आदित्य ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं बहुत परेशान हूं। उसका एक ही मकसद है कि वह लड़की बन जाए। कुछ दिन पहले जब वह आधी रात को गायब हुआ था, तो वह डॉक्टर के पास गया था। मेरी सास ने बताया,
वह डॉक्टर से अपना ऑपरेशन करवाना चाहता था। आखिरी वक्त पर हमने उसे रोक लिया और घर वापस लाए। अगर ऐसा हो जाता तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाते? वैसे भी लोग उसकी हरकतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे, इसलिए मैंने उसके रिश्ते की बात फैलाई ताकि लोगों का ध्यान इस नामर्द वाली बात से हट जाए। मेरा बेटा जानबूझकर ऐसी हरकतें करता है। वह धूम्रपान नहीं करता बल्कि इमली खाता है। उसने कहीं से सुन लिया कि इमली खाने से औरतों की जवानी बढ़ती है। इसी तरह तुम्हारी चीजें चुराकर इस्तेमाल करता है। मैंने अपनी सारी चीजें ताले में बंद कर रखी हैं, लेकिन तुम्हें यह बात बताती तो तुम क्या सोचती कि मैं तुमसे ऐसी बातें क्यों कह रही हूं? इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अपने बेटे को हर रात डांटती हूं, उसे समझाती हूं कि ऐसी हरकतें छोड़ दे और ऑपरेशन का ख्याल अपने दिल दिमाग से निकाल दे। तुम्हारा पति भी उसे बहुत समझाता है। जब आदित्य जिद करता है तो गुस्से में मेरे बड़े बेटे का हाथ अपने भाई पर उठ जाता है। मैंने सास के हाथ पर हाथ रखा और कहा, आपको बहुत हिम्मत है कि आप ऐसे इंसान की मां हैं और उसकी परवरिश की। वे बोली, बेटी, औलाद तो औलाद होती है, जैसी भी हो मेरे शरीर का हिस्सा है, इसलिए मैं उसे काम पर नहीं भेजती। अगर वह बाहर काम करने जाए तो लोग उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, फिर हम आदित्य को कब तक कैद में रखेंगे? हमें इसका इलाज करवाना होगा। सास बोली, क्या इलाज? क्या तुम मेरे बेटे का ऑपरेशन करवाकर उसे लड़की बनाना चाहती हो? मैंने कहा, नहीं माँ जी, हमें उसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना होगा, उसके दिमाग का इलाज करवाना होगा। सास ने कहा, उसके इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। मैंने कहा, हम पैसे जमा करेंगे, उसका इलाज करवाकर उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएगा। इस तरह कोई हल नहीं निकलेगा, हम मुश्किल में ही रहेंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, माँ जी, आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं पहले मदद करती। वे बोली, बेटी, मैं तुमसे यही उम्मीद कर रही थी कि कहीं तुम भी मेरे बेटे का मजाक न बनाओ। मैंने कहा, नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। अगर हर इंसान ऐसे लोगों का मजाक बनाता रहेगा तो वे आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मेरे पति को भी पता चल गया कि मुझे सब पता चल चुका है। मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए मैंने ट्यूशन शुरू किया। मेरे पास बहुत बच्चे पढ़ाने आने लगे। पति की कमाई से घर चल रहा था। मेरे पास इतने बच्चे आने लगे कि मैंने कोचिंग सेंटर खोल लिया। 7-8 महीनों में 1 लाख रुपये जमा कर लिए। फिर देवर के इलाज की शुरुआत की। पति ने अपने मालिक से कुछ एडवांस लिया। इलाज चलता रहा। लगभग 2 साल बाद मेरा देवर काफी हद तक ठीक हो गया। उसने अपनी हरकतें पूरी तरह छोड़ दी। फिर हमने उसका रिश्ता तय किया। अब मेरे देवर की शादी हो चुकी है। मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। अब हमारी फैमिली में सब ठीक है, सब खुशी खुशी साथ रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले।